देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड 2007 में एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है कंट्रोल प्लस एस का संचालित करती है। तो ये कंट्रोल की है और एस से जो है वो अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हो तो ये जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? सेव के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, एग्जिट के लिए, कॉपी के लिए। तो आप सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मली आप लोग सब जो है वो यूज भी करते होंगे इसका। तो कंट्रोल प्लस सेव जो है वो एस जो है वो कंट्रोल प्लस एस का जो है वो सेव के लिए यूज किया जाता है। कॉपी के लिए कौन सा करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का यूज कर कंट्रोल प्लस सी का जो है वो कॉपी के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का जो है वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का जो है वो बात की जाए तो कट के लिए यूज किया जाता है। तो यही शॉर्टकट की जो है वो आपसे बार बार पूछी जाती है। और सिंपलिसिटी की जो शॉर्टकट की है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा हो तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। सिंपलिसिटी में जितनी भी शॉर्टकट की आई है उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो वही शॉर्टकट की जो है वो आपसे बार बार रिवीजन बार बार जो है वो पूछी जाती है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। सबसे पहले जो MS ऑफिस होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो एक तो आपको पावर पॉइंट देखने को मिलता है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एक हो जाता है MS वर्ड हो गया, ठीक है, ये MS पावर पॉइंट हो गया। और एक देखने को मिलता है MS एक्सेल। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कि ये प्रेजेंटेशन के लिए, ये बात की जाए वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बनाने के लिए ये डेटाबेस से संबंधित होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। इसका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर MS वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? MS वर्ड में ही नहीं बल्कि आपको MS पावर पॉइंट हो गया और कहा जाए आपको कि कोई जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आपको ये बोल्ड करना है, तो आपको क्या करोगे? कंट्रोल प्लस बी यूज करोगे तो आपको बोल्ड देखने को मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला ही जो है ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहा जाता है। CD हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? ये पहली बात तो ये स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है। और बात की जाए तो स्टोरेज डिवाइस जो है ये कैसी होती है? डिवाइस जो है ये कैसी होती है? ये सेकेंडरी होती है, मतलब आपको जो है वो इंटरनली जो है वो स्टोरेज नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ड डिस्क हो गई तो कंप्यूटर में वो इंटरनली लगी रहती है, SSD होगी तो वो भी इंटरनली जो है वो स्टोरेज डिवाइस रहती है। लेकिन आपको जो है वो CD हो गया और हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। देखिए हार्ड डिस्क आपको एक एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही देखने को मिलती है। तो एक आपको एक्सटर्नली भी देखने को मिल जाएगी, तो दोनों ही तरह की होती है। तो मोस्टली जो है वो आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी और CD जो देखने को मिलेगी आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बाकी आपको जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस हैं उन सभी को आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ बात की जाए कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? C ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए सुपर स्क्रिप्ट पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट जो है वो इसकी शॉर्टकट की होती है। एक सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से होती है, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं कोई बात की जाए इक्वेशन लिखता हूँ A² + B², तो यहाँ पर जो पावर लगी है ये जो है वो दर्शाती है सुपर स्क्रिप्ट। और इसको लिखने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं इस पर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो। हमारा हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, ये जो है वो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट के लिए आपसे पूछा जाए कि सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो दोनों ही आपको याद रखना है, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग जो है वो किस लिए करते हैं? तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि स्प्रेडशीट का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। देखिए कैश फ्लो जो के नकदी प्रवाह यानी बिल्कुल जो डाटा होता है उससे संबंधित होता है। केवल लेखा परीक्षा के लिए भी यूज करते हैं, केवल वित्तीय पूर्णांकन के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों ही चीजों के लिए यूज किया जाता है, डेटाबेस से संबंधित है ये सभी चीजें। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल 2010 में जो रिबन होती है, रिबन जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है और उसमें जो मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है वो हम किस तरीके से जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, किन विधियों से? तो एक तो आपको ऐसा जो है साइन दिखा मिल जाएगा,
तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो मिनिमाइज हो जाती है चीज़ें, जो भी आपके सामने विंडो खुली रहती है, इंटरफेस रहता है। देखिए केबल रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करके जो है वो, और फिर मिनिमाइज पर द रिबन करके जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस ऐप से भी मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए डबल क्लिक ऑन एनी रिबन टैप ओनली, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन तरीकों से जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है एम एस एक्सेल 2010 को। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है? केवल पेज साइज और ब्रेस को संयोजित करने के लिए। बी ऑप्शन है केवल पेज मार्जिन को संयोजित करने के लिए। सी ऑप्शन है केवल पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड है, तो एम एस एक्सेल से जो है वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपने पढ़ा तो पहले से ऑलरेडी होगा, और फिर से जो है वो आपको रिवाइज कर लेना है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए का जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ए का जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो सेलेक्ट चीजें होती है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता है, केवल रो को सेलेक्ट करने की, केवल रो को समर्थ करने के लिए, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल 2007 में जब बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है कहलाता है। तो वो जो बात की जाए तो जो पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है दरअसल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, आपने देखा होगा जो पेज है और इसके बाद अगला पेज आता है, तो ये वाला जो रहता है वही हम बोलते हैं पेज ब्रेक। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए। कोई सेल है, जैसे कि ये आपने देखी ये सेल है, और इसमें हमें बॉर्डर बनाना है, मतलब चारों तरफ जो है बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का कौन सा यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यहाँ पर एंड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ओके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का जो है वो यूज सॉरी आउटलाइन को जो है वो बॉर्डर में बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का उपयोग क्या होता है? दरअसल जो एम एस वर्ड में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन होता है उसमें इसका यूज क्या करते हैं? रो और कॉलम को हटाने के लिए, केवल रो को हटाने के लिए, पूरे पेज को हटाने के लिए, केवल कॉलम को हटाने के लिए। तो इसका जो है वो हम रो और कॉलम दोनों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इरेज रो एंड कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर एम एस वर्ड 2007 में पंक्तियों, रो और स्तंभ की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? भाई कोई कॉलम जो बनेगा तो एक रो होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, तभी जो है वो सेल बनता है। तो एक एक तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। रैम क्या है? रैम क्या होती है? हार्डवेयर होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, या सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक टेस्ट एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल का किस लिए यूज करते हैं? डेटाबेस से, इंटरनेट के मीडिया से, या आईओएस से? तो मैंने इसी वीडियो में बताया था आपको, एम एस एक्सेल का जो है वो डेटाबेस में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन दरअसल जो है वो एग्जामिनर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। देखिए इसका आंसर दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि एम एस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसी से बदलने का काम किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जो है वो इसको कैंसिल कर दिया। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल डैश ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर में प्रिंटर को इंस्टॉल करते हो, बात की जाए लगाते हो, कोई नया प्रिंटर है, तो उसमें आपको किस ऑप्शन में जाना होगा? इंस्टॉल न्यू प्रिंटर, इंस्टॉल ऐड सॉफ्टवेयर, या ऐड न्यू प्रिंटर? इसका आंसर हो जाएगा ऐड न्यू प्रिंटर। ऐड न्यू प्रिंटर के माध्यम से जो है वो यह हमें ऐड करना रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एम एस एक्सेल 2010 में रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टैब का उपयोग किया जा सकता है? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन टैब, या लेआउट टैब? इसका आंसर हो जाएगा होम टैब।
होम टैब में आपको जब भी आपको कोई एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को डिलीट करना है तो होम टैब में जाने पर आपको जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिल कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों में टॉप या बॉटम की संख्याओं या प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देता है। डेटा वर्ड्स, कलर स्केल्स, टॉप या बॉटम रूल्स या हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप है और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम जो होता है इसमें आपको जो है वो हाईलाइट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये टॉप और बॉटम रूल्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन पर स्थित होता है। मिनिमाइज बटन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए मिनिमाइज बटन आपको एम एस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हो आपके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको लोअर, अपर, तो अपर में देखने को मिलता है, तो ऊपरी दाहिनी कोने पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल 2007 में एक रेफरेंस जो मल्टीपल सीट्स पर समान सेल या सेल रेंज को रेफर करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुआयामी संदर्भ, मल्टी डायमेंशन रेफरेंस, 2D रेफरेंस, 1D रेफरेंस या 3D रेफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा 3D रेफरेंस। ये 3D रेफरेंस में आपको जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें मल्टीपल सीट हो गया, तो समान सेल हो गए और रेंज को आपको रेफर करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2007 में ऑटो फिल्टर का काम क्या होता है? ऑटो फिल्टर एक असंशोधित शब्द को फिल्टर करता है, एक डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह केवल संख्यात्मक मानों को फिल्टर करता है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यह एक डेटा टेबल को रो में फिल्टर करता है, ऑटो फिल्टर। अगला प्रश्न है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2007 में कौन सा बटन आपको वर्तमान में चयनित सेल से संबंधित कमेंट को व्यू या हाइड करने की अनुमति देता है? ठीक है, कोई कमेंट है वर्तमान शीट पर जो है आपको देखने को सेल में देखने को मिलता है और उसको आपको हाइड करना है या आपको दिखाना है, तो वो हमें कौन सा जो है वो बटन यूज करना पड़ेगा? शो या हाइड बटन, फाइंड बटन, व्यू हाइड बटन या बात की जाए व्यू बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू एंड हाइड बटन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में एक टास्क पैन डैश के समान होता है। जो टास्क पैन होता है एम एस एक्सेल 2010 में वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह या वर्चुअल बॉक्स की तरह या डायलॉग बॉक्स की तरह या शेप्स की तरह, तो ये दरअसल जो होता है वो डायलॉग बॉक्स की तरह ही आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स। तो एम एस एक्सेल देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एम एस एक्सेल से ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो एम एस एक्सेल की आप एक बुक खरीद लीजिए आपको, या फिर आपके पास पड़ी हो या आपने पहले से पढ़ा है तो उसी को आपको रिवाइज करना है। जो भी यहाँ की शॉर्टकट की है, जो भी यहाँ के जो टैब्स हैं, रेफरेंस है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिले एम एस एक्सेल में, वो सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए 2010 में एम एस एक्सेल में इसमें आपको घंटे और मिनट या एएम या पीएम के साथ जो है वो समय आपको फॉर्मेट लगाना है। तो आपको शॉर्टकट की पूछी गई है कि कौन सी शॉर्टकट यूज होगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, ये वाली कंट्रोल की आपको टाइम मैनेजमेंट या टाइम को जो है प्रदर्शित करने के लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर एम एस वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन में सेव हो जाती है। एम एस वर्ड होती है, उसमें जो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है या फाइल सेव करनी है तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट डॉक एक्स, डॉट पीडीएफ, डॉट एक्सएमएल या बात की जाए डॉट HTML। तो डिफ़ॉल्ट पूछा गया, अगर आप एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो ये हो जाएगा डॉट डॉक एक्स, सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस वर्ड 2010 में किसी भी शब्द के नीचे टाइप करते समय आने वाली जो लाल रेखा होती है वो क्या इंगित करती है? आपने देखा होगा कोई भी आप मान लो जैसे कि मैंने ये लिख दिया तो ये गलत है, तो यहाँ पर जो है वो लाइन आने लगेगी, तो इस लाइन का इंगित क्या करना रहता है? ये जो स्पेलिंग जो है वो गलत होती है दरअसल, तो उसी को इंगित करती है। एक महत्वपूर्ण शब्द है नहीं, अधिक बार इस्तेमाल किया गया, ये भी नहीं है, दूरी अधिक है, नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिसस्पेल्ड वर्ड। अगला प्रश्न है एम एस वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है?
किसके लिए, फॉन्ट रिबन के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, ये तो आपको पता होगा, कंट्रोल वी तो पेस्ट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ ये नहीं यूज करते, कंट्रोल प्लस डी दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए करते हैं, ये तो सेव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। इसमें देखिए किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाया जा सकता है तो उसे हम क्या कह जाते हैं। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसके ऊपर जो है ये छोटा कैरेक्टर है तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है, तो शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये जो है वो इसकी वो बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल की होती है। वहीं आपसे जो है वो जो है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कैसे, जैसे A2 प्लस B2 ऐसे करके लिखते हैं, तो ये होती है सब स्क्रिप्ट। तो इसको शॉर्टकट की आपसे पूछ लिया तो कंट्रोल प्लस बात की जाए और इक्वल, ये जो है वो इसकी कंट्रोल की होती है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य क्या होता है। कोई सेक्शन है उसको हमें ब्रेक करना है तो उसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन ये है, देखिए सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट को अनुभागों में विभाजित कर देता है, बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन आपको विभिन्न हेडर और फुटर के प्रति सेक्शन फॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है पर ये गलत है। इसमें दूसरा देखते हैं, सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट को अनुभागों में विभाजित कर देता है जिससे आप अलग अलग हेडर फुटर का प्रति सेक्शन फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सही। अगर मैं कोई पेज है, ठीक है, और उसको ब्रेक कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वही नेक्स्ट पेज हो जाएगा, ये पहला पेज हो जाएगा। इसमें हेडर फुटर जो है वो सबके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हेडर फुटर के प्रति जो है वो सेक्शन फॉर्मेटिंग लागू करता है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो सेक्शन ब्रेक जो है इसी उद्देश्य होता है इसका। अगला प्रश्न है सीपीयू मेमोरी पर स्थित होते हैं। सीपीयू मेमोरी जो है कहाँ पर स्थित होते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड में, स्टोरेज बोर्ड में, आउटपुट बोर्ड में, या बात की जाए मदरबोर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है तो याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता है अपडेटेड होते रहते हैं, तो मतलब उसमें हेर फेर किया जा सकता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपने एंड्रॉइड में अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने देखा है कि वो अपडेट मांगने लगते हैं, तो मतलब उसमें कुछ नया बदलाव किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसे छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल सही। क्या आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, नहीं छू सकते, ये तो सही हो जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। बदला जा सकता है, इसमें निर्देश या प्रोग्राम नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है। 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन में जाकर मिलेगा, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में, या व्यू टैब में। देखिए सेल स्टाइल ऑप्शन आपको देखना है तो ये आपको देखने को मिलेगा होम टैब में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। एमएस एक्सेल आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। एमएस एक्सेल से आपको सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एमएस एक्सेल को कम से कम अच्छे से कर लीजिएगा। मैं कहूँगा कि आप एमएस जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस, उसके सारे जितने भी टूल्स है, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया और एमएस एक्सेल हो गया, ये तीनों ही आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल यानी डार्क बॉर्डर वाली एक होती है, तो इसको रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोई सेल है और आपने देखा होगा कुछ डार्क लाइन होती है यहाँ पर, तो एक्टिव सेल होती है, सिस्टम सेल होती है, इनएक्टिव सेल होती है और प्रेजेंट सेल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल, ठीक है। जिस पे आप काम कर रहे हो तो वो एक्टिव सेल बोलते हैं, और वही जो है वो आउटलाइन सेल आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे डार्क बॉर्डर्स वाली एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो एक रो एंड एक कॉलम, ठीक है। एक रो एक कॉलम से मिलके जो है वो सेल कहा जाता है, इसको याद रखना है। मिनिमम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रेडशीट में डैश हो सकता है। तो एक सिंगल स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 16,000।
तो आपको याद रखना है कि जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 10 लाख से अधिक रो और 16,000 से अधिक कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के 29 जुलाई को ये शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, जो आपके ग्रुप 4 एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको पता पड़ेगा क्या कैसे आपको लेवल की तैयारी करनी है कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, और ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई को बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, वह बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉमटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप या माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, पॉमटॉप जो है कहा जाता है। और एक और याद रखिए, पीडीए जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है। तो ये भी जो है वो आपको हमारे हाथों में फिट होने वाला जो कंप्यूटर होता है, पोर्टेबल होता है। और इसको जो है वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन में जाकर मिलेगा। जो सेल स्टाइल है उसका ऑप्शन में जाकर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में या व्यू टैब में। तो ये आपको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन, होम टैब में। ठीक है, MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल आपको अच्छे से कर लेनी है। मैं तो कहूँगा कि आप जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस के जो टूल्स हैं, जैसे कि बात की जाए MS एक्सेल हो गया एक, तो MS पावर पॉइंट हो गया एंड MS वर्ड हो गया, ये तीन आप अच्छे से कर लीजिए। इन्हीं तीनों से सबसे अधिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको इसकी एक बुक मिल जाए या कहीं भी कोई भी स्टोर से कि आप देख लेना MS एक्सेल, MS ऑफिस की आपको एक बुक मिल जाए, तो उससे आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल को डैश के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि MS एक्सेल में सेल होता है और इस पे जो है वो थोड़ा सा सभी एक सेल जो ऐसा रहता है जिसमें सभी से भिन्न रहता है। ठीक है, एक्टिव सेल होता है, सिस्टम सेल होता है, इनएक्टिव सेल होता है, प्रेजेंट सेल होता है। तो जिस पे आप वर्क कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। और उसके ऊपर ही जो है वो डार्क बॉर्डर वाली एक लाइन रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और एक सेल किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम से मिलके जो है वो बना होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रीड में डैश हो सकते हैं। सिंगल स्प्रीड में आपको कितना देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक रो आपको देखने को मिलेंगे और 16,000 से अधिक कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक रो और 16,000 से जो है वो आपको अधिक कॉलम देखने को मिलते हैं एक स्प्रेडशीट में MS एक्सेल 2007 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2007 में एक टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो MS एक्सेल है उसमें टेम्पलेट काफ़ी रहती हैं, या पावर पॉइंट में भी आपको देखने को मिला होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, यह है एक वर्कबुक लेआउट के बार बार उपयोग के लिए। दूसरा ऑप्शन है, यह है अनिवार्य है कि एक्सेल में टेम्पलेट का उपयोग किया जाए। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, अंकगणितीय परिचालनों की आसानी से गणना की जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लेआउट से संबंधित होता है, जो टेम्पलेट रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। MS एक्सेल 2010 में सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? ठीक है, तो आपने कोई सेलेक्ट कर ली है, कोई कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लिया है और इसको आपको हाइड करना है, तो आप क्या Ctrl+0 आप दबाओगे तो वो जो है वो हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन में पाए जाते हैं। थीम कहाँ पर पाए जाते हैं? इंसर्ट में, होम टैब में, पेज लेआउट में या व्यू टैब में। तो थीम आपको देखने को मिलेंगे, जो पेज लेआउट होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
थीम। ओके, पेज लेआउट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। MS एक्सेल 2010 में रिविन एक संग्रह है। रिविन जो है अभी किसका संग्रह होता है ये पूछा गया है, स्प्रेडशीट का, डॉक्यूमेंट्स का, टैब्स का, या बात की जाए फाइल्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा टैब्स का। रिविन के अंदर बहुत सारे टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये उसी का संग्रह होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में अधिकतम फॉन्ट साइज। ठीक है, अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है, जिसे फॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है। ठीक है, सेट किया जा सकता है। आपने देखे होंगे फॉन्ट जो रहते हैं उसमें आपको अधिकतम कितना जो है वो देखने को, तो इसमें जो रहते हैं अधिकतम रहते हैं वो 1638 रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 1638। ओके, ये अधिकतम जो है वो फॉन्ट साइज रहता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबरिंग आइकन कहाँ ढूंढ सकते हैं। जो बुलेट रहती हैं आपने देखा होगा, जैसे 1 2 3 ये मार्क्स करना है, ABC करना है, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, इंसर्ट में, होम टैब में, डिजाइन में, या व्यू टैब में, तो ये आपको देखने को मिलेंगी होम टैब में। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर MS वर्ड में पोर्ट्रेट को क्या कहा जाता है। पोर्ट्रेट को क्या बोलते हैं, जो पोर्ट्रेट रहता है, मार्जिन अलाइन, पेज ओरिएंटेशन, कॉलम अलाइन, या प्रिंट व्यू, तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MS वर्ड 2010 में कैरेक्टर्स को इटैलिक में बदलने के लिए डैश शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक, आपको कोई भी टेक्स्ट है और आप लिखते हो इसको इटैलिक में बदलना है, तो आपको Ctrl+I का यूज करोगे, इटैलिक में बढ़ जाएगा। एंड आपको बोल्ड करना है तो Ctrl+V का आप यूज करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उस गलत विकल्प को चुनें जो MS वर्ड 2007 के टैब टूल्स डिजाइन रिबन में उपलब्ध नहीं होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन, या ड्रॉ बॉर्डर्स। तो जो टेबल टूल्स डिजाइन होते हैं उसमें आपको कभी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी टेक्स्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन हो गया, और ड्रॉ बॉर्डर्स हो गए, तीनों ही चीजें आपको जो है वो टेबल टूल्स डिजाइन रिबन के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। टूल बार, स्पेस बार, नेविगेशन, या विंडो बार। तो आसान सा प्रश्न है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और मुझे यहाँ पर गैप देना है तो आप क्या करोगे, स्पेस बार को दबाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। इसमें से हमें पूछा गया है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता होना चाहिए। देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक का यहाँ पर जो गेम्स होते हैं उसके लिए, खेलने के लिए यूज करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसमें से हमसे पूछा गया है कि इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विनरेयर, MS पावर पॉइंट, लाइनेक्स, या MS एक्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो रहता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। जो राल्फ है तो वैसे ही आपको ऑलरेडी याद करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता है, रेगुलर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, या ट्राइस थ्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। रेगुलर जो है ये कोई भी तरह का जो है आपको फॉन्ट इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, बाकी ये तीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रेगुलर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ पाया जाता था। फॉर्मूला ऑप्शन इंसर्ट टैब में, फॉर्मूला टैब में, पेज लेआउट टैब में, या व्यू टैब में। तो मैं आपको देखिए लिख के यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। देखिए, मैं यहाँ पर MS वर्ड में जाता हूँ, MS एक्सेल में, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो है वो ये पूरा आपको MS एक्सेल का इंटरफेस देखने को मिलता है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, तो ये पूरा जो है ये फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार होता है, और फॉर्मूला कब से कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू स्टार्ट होता है, याद रखना है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला बार में ही जो फॉर्मूला टैब में आपको जो है वो ये चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला टैब।
ठीक है, फॉर्मूला टैब जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरफ बढ़ते हैं MS एक्सेल में 2007 में। ठीक है, एक वर्कशीट में किस फंक्शन का उपयोग करके सही फॉर्मेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही में जो है इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वल टू इफ जो है वो ये आपको सही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2007 में देखिए आप MS एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी आप जो MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस की कोई बुक मिल जाए आपको, किसी भी स्टेशनरी में मिल सकती है, तो वहाँ से आप खरीद लीजिएगा और अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर लीजिए। कोई भी बुक खरीद सकते हो जिसमें सारी चीज़ें दी हूँ, बस ये चीज़ें देखना है। ओके, देखिए यहाँ पर तख्ती और रो को अगर आपको हाइड करना है तो क्या चीज़ें करनी पड़ेगी MS एक्सेल 2007 में। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट रो या कॉलम पर क्लिक करके और डिलीट को प्रेस करना है। तो भाई हाइड करना है, डिलीट नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है MS एक्सेल 2007 में हाइड ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये भी गलत है, हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और हाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ये वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, आप एक्सेल में रो या कॉलम को हाइड नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में मैं जाऊंगा और मान लो मुझे ये वाली जो रो देख रहे हो आपको, ये पूरा जो है वो हाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक किया है और यहाँ पर आप देखिए हमें हाइड का ऑप्शन देखने को मिल कहाँ गया, एक सेकंड, इसमें हम पूरा सा जो है वो सेलेक्ट कर, चलिए इसको कर ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको हाइड का ऑप्शन देखने, पहला सेलेक्ट क्यों होगा, एक सेकंड, ये गया। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखिए ये दिया है हाइड का ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कर जा रहा है, तो इसको मैं हाइड कर दूंगा तो ये हो जाए। इसको वापस लाना है तो Ctrl+Z दबाऊंगा, देन ये आपको देखने को मिल जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली मुझे डी को करना है, तो इसको मैंने किया, इस पर गया और ये मैंने हाइड। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें सेलेक्ट की जिस रो या कॉलम को आप जो है वो हाइड करना चाहते हो, देन उसके बाद जो है वो आपको हाइड ऑप्शन पर जाना है और उसको सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन से दिनांक फॉर्मेट, जैसे कि ये दिनांक फॉर्मेट है, तो आज की दिनांक आप कैसे बताओ। ठीक है, इक्वल टू दिस डे और ये साइन लगाना है आपको, नाउ, टुडे और प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टुडे, टुडे हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका भी। MS एक्सेल में गए, फॉर्मूला बार में आपको जाना है, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर जो है वो मुझे डेट डालना है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू दबाया और क्या किया, टुडे, टुडे और ये, अब इसको मैं एंटर दबा, तो यहाँ से देखिए आज की तारीख कितनी है, 21/4/2022 है, तो ये तारीख आ चुकी है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट भी होता है, देखिए शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कि मैं इस पर दबाता हूँ, ये दोनों, जैसे कि यहाँ पर आप इसको TOD भी होता है। ठीक है, इस पर अभी शो नहीं कर रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर नेम आ रहा है, तो इससे नहीं आ रहा है, वो ये आपको फॉलो करना रहेगा, TODAY, ये आ गया। ओके, तो फॉर्मूला बार में और ये आपको सेलेक्ट करना है और आपको डालना है इक्वल टू टुडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए MS एक्सेल 2010 में हॉरिजेंटल बार स्क्रीन स्थित होती है, हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल कितनी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बार स्क्रीन कहाँ पर होती है, तो आप नीचे ही होती है, दरअसल नीचे होती है, और नीचे को इससे इधर खिसका देते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं, तो ये बॉट राइट नीचे, बॉटम राइट नीचे। ठीक है, तो दाएं नीचे होती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन ये पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में या व्यू टैब में। तो ये आपको देखने को मिलेगा होम टैब में। ठीक है, होम टैब में देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूं कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ये, देखिए ये मैं गया, अब यहाँ पर देखिए ये होम पे ही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर होम टैब में आपको देखने को मिलता है।
तो जो क्वेश्चन आप करते हो एक बार आप जो है वो MS एक्सेल से पूछा गया तो उसमें जाके देख लिया करो, थोड़ा सा आपको याद रहने में बहुत आसानी होगी, याद ज़्यादा टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MS वर्ड 2010 में लिस्ट बुलेट के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या होती है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एल, इसका यूज करते हैं। मैं यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये MS वर्ड में जो है वो आपको ले जाता हूँ, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड, ये MS वर्ड 2016 है, दरअसल 2007 नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गया और क्या दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये देखिए यहाँ पर ये शो हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, देखिए ये आ गया। तो ये बुलेट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बुलेट होती है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ ये बुलेट लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपको होम टैब में देखने को मिलती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MS वर्ड 2007 में एक शब्द को कितने तरीके से अलाइन कर सकते हैं। 4 तरीके से अलाइन कर सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ये अलाइन एक तो ये वाला होता है, और एक ये वाला होता है, एक बराबर वाला होता है, और एक इधर वाला। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 तरीके से जो है वो अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं MS वर्ड में ही जाऊँगा, MS वर्ड ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हो, ये अलाइन है, आप देख रहे हो ये कंट्रोल प्लस एल है, तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये आप देख रहे हो ये कंट्रोल प्लस ई है, ये सेंटर अलाइन है, ठीक है। और ये वाला आप देख रहे हो कंट्रोल प्लस राइट, ये राइट अलाइन है, राइट मार्जिन करना। और ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर ये जस्टिफाई है, कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं इसमें। तो ये 4 तरह के अलाइन होते हैं, नाम भी आपको याद रखना है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, और जस्टिफाई, ठीक है। तो ये आपको होम टैब में देखने को मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 तरीके से, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में होम की क्या करती है। होम की जो होती है उसको क्या करती है, अगर आप कभी भी काम कर रहे हो, आपको शुरुआत में जाना है तो आपको होम की दबानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाल ही में सेव की गई फाइल को ओपन करती है, नहीं बिल्कुल नहीं। फाइल के अंत में कर्सर को ले जाती है, अंत में नहीं ले जाती, शुरुआत में ले जाती है, फाइल की शुरुआत में ले जाती है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में MS का पूरा नाम क्या है। मीडिया सॉफ्ट, मेटासॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, या मैक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। मैक्रोसॉफ्ट नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट होता है। MS वर्ड में, MS ऑफिस में ही ये सभी भाग होते हैं, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें कोई भी MS वर्ड में फाइल है उसको प्रिंट करना है तो शॉर्टकट की पूछी जाइए, तो कंट्रोल प्लस P का यूज करते हैं शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किसके लिए करते हैं, ये कट के लिए यूज करते हैं, और ये पेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, डेली यूज भी करते होगे आप ये। तो इसका देखिए कंट्रोल प्लस Z ऑप्शन है, इसको हम क्या करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है उसको आपको वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस Z होता है। और ये क्या होता है, ये होता है एंड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। रिडो करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं, तो रिडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का, अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड का। रिडो क्या होता है, रिडो मतलब होता है आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है, और इसको फिर मुझे अब पूरा नहीं लिखना है, बार बार मतलब यही चीज़ करना है, बाकी इतना टाइप नहीं करने की जरूरत है। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं MS वर्ड में गया और मैं यहाँ पर अपना नाम लिखा, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे इसको बार बार पूरा नहीं लिखना है, यही चीज़ें वापस आनी, तो कंट्रोल प्लस क्या करूँगा, मैं बाई करूँगा। ये देखिए ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये होता है। ये देखिए कितनी भी बार मैं जो यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में बैक स्पेस का यूज क्यों करते हैं, इंसर्ट, क्रिएट या डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए यूज किया जाता है। MS वर्ड में जो भी मैं डिलीट करूंगा ना तो उसको बैक स्पेस दबा दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को यहाँ डाला जा सकता है, जैसे कि आपने ये पेज नंबर, इसको आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो भाई, बीच में तो डाल नहीं सकते। हेडर, फुटर,
उपरोक्त में से कोई नहीं, हेडर फुटर। तो या तो हेडर हेडर होता है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर डाल सकते हो जैसे कि 1 हो गया, और फुटर में यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से जो है डालते हो, तो हेडर फुटर में दोनों में ही डाल सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, प्लॉटर और लाइट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कर लीजिए ना, यहाँ से एक से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर से काम क्या होता है, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो बैनर लगे रहते हैं, जो पोस्टर लगे रहते हैं, वो प्लॉटर से ही छापे जाते हैं। जैसे फिल्मों के पोस्टर हो गए, जो नेता हो गए अपने प्रचार के लिए करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि राम नवमी की शुभकामनाएं, इनका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन है, ये सब प्लॉटर से ही जो है वो बनाए जाते हैं। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और ये लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, ये किस प्रकार के डिवाइस है? कंप्यूटर की स्पीकर हो गए, इनपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर या आउटपुट। तो आपको इनपुट या आउटपुट में से दोनों में से लगाना है। तो कंप्यूटर की स्पीड, अगर मैं कोई कीबोर्ड चलाता हूँ तो इसका आउटपुट कहाँ देखने को मिलेगा? स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। या फिर मैं कहूँ कि कोई मैं गाना चलाता हूँ तो मुझे स्पीकर में सुनने को मिलेगा, तो वो क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है। तो हेडफोन हो गए, ये स्पीकर हो गए, ये क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा MS एक्सेल 2010 में F1 फंक्शन जो होता है उसका जो है वो क्या फंक्शन होता है। तो F1 से लेकर नहीं F12 तक आपको सभी याद होना चाहिए। मैंने कई बार जो है वो आपको बताया, पिछले वीडियो भी आपने देखे होंगे, तो उसमें भी जो है वो काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। एडिटिंग, पेस्ट, हेल्प या रेडियो। तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्प। हेल्प के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है F1 फंक्शन को MS एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो F1 फंक्शन का जो है वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट विंडो के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, F2 आपसे पूछा जाए कि F2 किस लिए, तो यह बात की जाए तो रिनेम फाइल वगैरह हो गए, फोल्डर हो गया, आइकॉन हो गया, तो इसके लिए यूज किया जाता है F2 को। तो ये आप याद रखना है। ठीक है, बाकी तो ये कॉम्बिनेशन है इनके। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 दबाओगे तो ये आपको जो है वो ओपन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इसका यूज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 का बात की जाए तो ये प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। अल्ट प्लस F2, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अल्ट प्लस F2 का सेव एज के लिए यूज करते हैं। बाकी F12 का भी यूज किया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो अल्ट प्लस F2 से भी जो है वो यह सेव एज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F2 की बात की जाए तो ऐड कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर आपको कमेंट बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो है वो आपको करना है ऐड, तो आपको शिफ्ट प्लस F2 का यूज किया जाएगा। F3 की बात की जाए तो ये फाइंड फाइल्स, फोल्डर वगैरह के लिए यूज करते हैं। F4 की बात की जाए तो आपको जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज अल्ट प्लस F। तो ये जो प्रोग्राम होता है, जैसे कि अभी ये स्लाइड चल रही है, अगर मुझे इसको बंद करना होगा तो अल्ट प्लस F4 का जो है वो यूज करूंगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो F5 का जो है वो ये रिफ्रेश करने के लिए, रिडोर करने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जो ब्राउजर होते हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। बाकी गो टू विंडोज में जो है वो इसका भी यूज किया जाता है। फाइंड और रिप्लेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, F6 की बात की जाए तो जो ऑल मॉडर्न ब्राउजर हैं आजकल जो, तो प्रेसिंग F6 मूविंग द कर्सर एट द एड्रेस बार। तो एड्रेस बार पर जो है वो कर्सर बनाने के लिए यूज किया जाता है। F7 की बात की जाए तो जो स्पेलिंग होगी, ग्रामर हो गया, डायलॉग बॉक्स हो, उनको जो है वो लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। F8 की बात की जाए तो यह दरअसल जो है वो बूट प्रोसेसर के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको विंडो बूट्स वगैरह करनी है तो उसके लिए देखने को मिलता है। F9 की बात की जाए सेंड, मेक, लाइक, आउटलुक वगैरह एप्लीकेशन में यूज करते हैं। एंड आपको देखिए एक 11 याद रखना है आपको। ठीक है, तो यह बात की जाए तो इंटरनेट और एक्सेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, F12 की बात की जाए तो ये सेवेज के लिए यूज किया जाता है। बाकी ये कॉम्बिनेशन है, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में रो और कॉलम यानी जो पंक्तियां और स्तंभ को डालने के लिए निम्न में से किस स्टेप का यूज किया जाता है? MS एक्सेल है और उसमें आपको एक रो और कॉलम बनाना है, तो आप किस स्टेप में जाओगे? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आपको रिपीट ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है वो आपको देखिए CBCT हो गया और MP में या PV के द्वारा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जो है वो सारे आप कवर कर दीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको कराता ही रहूंगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑन टैप। और अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में सेल में संख्यात्मक डेटा के लिए निम्न उपस्थित हो सकता है? सब्सट्रैक्ट ओनली, ऐड ओनली, मल्टीपल ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखिए संख्यात्मक मान की पूछा गया है, न्यूमेरिकल जो डेटा होता है उसमें कौन कौन से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सभी हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रोटेक्ट सीट क्या करती है? एमएस एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट होती है, वो क्या करती है? ऑप्शन ए है केवल कॉलमों पर प्रोटेक्शन लागू करती है। दूसरा है केवल सेल पर प्रोटेक्शन लागू करती है। तीसरा है केवल रो पर प्रोटेक्शन लागू करती है। और चौथा है वर्कशीट पर जो है वो प्रोटेक्शन लागू करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो वर्कशीट होती है उसी पर जो है वो प्रोटेक्शन लागू करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस एक्सेल 2007 में अंकगणितीय प्रक्रिया जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित फंक्शनों में से कौन सा गलत है? इसमें से हमें गलत बताना है। ठीक है, एवरेज, सम, काउंट या टोटल। देखिए, टोटल इस नाम का कोई भी यहाँ पर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है, सम होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी संख्याओं का जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो उनका सम करना है आपको, तो वो आपको टोटल ना करके सम का यूज होता है, तो ये इसका जगह ये होता है। ठीक है, बाकी एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2007 में समय निम्न फॉर्मेट में हो सकता है। जो टाइम होता है वो किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकता है? केवल ये वाला फॉर्मेट है जिसमें आपको यहाँ पर देखिए घंटा दिया हुआ है, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर सेकंड की सुई दी हुई। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर घंटा और मिनट की होती है, और यहाँ पर घंटा, मिनट, सेकेंड और ये टाइम पीरियड होता है। एक एम होता है, एक पीएम होता है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं एमएस एक्सेल 2007 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट को जो दिनांक फॉर्मेट वाला होता है, दिन, महीने, वर्ष का उपयोग करके जो है वो हम लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट की पूछी गई है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हुए तो आपको वहां पर पता पड़ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, इसका यूज करके जो है वो आप दिन, महीने और वर्ष इस फॉर्मेट में आप जो है वो वहां पर वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हो, टाइम, डे और ईयर को, एमएस एक्सेल 2010 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार इन तक की पहुंच प्रदान करता है। जो क्विक एक्स टूलबार होता है वो अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेश, आकृतियां, पिक्चर या सिंबल, और बात की जाए आपको क्वेश्चन, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो क्विक एक्सर जो टूल होता है आपको देखने को मिलेगा। इसमें बात की जाए तो आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंटली और यूज कमांड, इसका जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। नेक्स्ट है यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में कैरेक्टर को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शॉर्टकट की सभी की सेम रहती हैं, कोई इसमें डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा कि अलग से कोई शॉर्टकट ही पूछा जाए। अभी तक जो भी शॉर्टकट की यूज होती हैं, ठीक है, वही आपको रिवीजन करना है बार बार, और उन्हीं को आपको पढ़ना है। सेपरेट आपको एक शॉर्टकट पे मैंने वीडियो बनाया जो कि सीपीसीटी के लिए मैंने बनाया था, तो वो आप कर लीजिएगा। इनफ है, उससे ज़्यादा आपसे बाहर नहीं पूछी जाएंगी, इसका आप मैं भरोसा दिला सकता हूँ। देखिए, कंट्रोल प्लस पी का जो है वो ये प्रिंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स का जो है ये कट के लिए, कंट्रोल प्लस बी का जो है वो पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड ये जो है वो आपको बात की जाए तो जो रेडू वगैरह होता है वो उसके लिए रहता है। ठीक है, अंडो हो गया, रेडू हो गया, तो अंडो जो है वो इससे होता है कंट्रोल प्लस जेड से, और रेडू होता है वो कंट्रोल प्लस वाई से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कट करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। अल्ट प्लस न्यू को दबाते हो अगर आप एमएस वर्ड में, तो क्या एक्सेस कर सकते हो आप? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन टैब या व्यू टैब। तो अल्ट प्लस एन का जो है वो इंसर्ट के लिए किया जाता है एमएस वर्ड 2007 इंसर्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर, एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम डैश साइज की फाइल हो सकती है। ठीक है, एमएस वर्ड 2007 में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हो, डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, तो उसकी साइज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम पूछी गई है, तो मैक्सिमम होती है 512 MB। ठीक है, 512 MB जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस वर्ड 2007 में डैश रिबन का इस्तेमाल मार्जिन, पृष्ठ अभिविन्यास, पेज ओरिएंटेशन और पृष्ठ आकार, साइज या अन्य पिक्चर्स को बदलने के लिए किया जाता है, जो आपके पेज के लेआउट को प्रभावित करता है। ठीक है, पेज लेआउट, पेज रेफरेंस, पेज डिजाइन और लेआउट। देखिए, आपको यहाँ पर मार्जिन हो गया, पेज ओरिएंटेशन हो गया, पेज साइज हो गया, ठीक है, अदर फीचर हो गया, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये सब चीज़ें आपको, ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट के अंदर। ठीक है, पेज लेआउट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो रिबन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्जिन हो गया, ये सभी आपको वहीं पर देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि एक्स, या मैंने मान लिया कि A2 है और एक होता है ए स्क्वायर होता है। तो कैरेक्टर एक तो नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है। इसको और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है, सब स्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। भाई सुपर से भी ऊपर है तो सुपर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब देख सकते हो यहाँ पर ये वाला, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये जो है वो इसकी बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट की होती है। देन इसकी आपसे पूछ लिया है तो कंट्रोल प्लस इक्वल, ये जो है वो इसकी रहती है। यहाँ पर इक्वल टू प्लस होता है ना कि, तो ये जो है वो इसकी रहती है। तो इसको आप जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको एक बार जो है वो देख लेना। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर गया तो ये देखिए आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पर शायद आपको ये वाली है, और यहाँ पर देखिए ये वाली। तो इसमें देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू दिया हुआ है, और जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पर जाता हूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल इक्वल टू, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है, इस पे जैसे ही आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको लिखनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्लस होगा और इक्वल टू, ये पहले सही था। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों में, अगर आप रिवाइज करोगे तो याद आएगा। बाकी ये वाला सही है। तो कंट्रोल प्लस इक्वल, ये जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? ये देखिए, ये सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2007 में ऊपरी बाएं कोने पर, ऊपरा बायां मतलब होता है लेफ्ट कॉर्नर पर, ठीक है, एक एक्सेस टूलबार होता है, वो उसमें विकल्प होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर एक बॉक्स सा रहता है, ठीक है। तो वर्ड काउंट, सेव, बुकमार्क या हाइपरलिंक, तो यहाँ पर जो है वो सेव का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ सेव का रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जरूर, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला आप देख रहे हो, ये देखिए इस पर मैं जैसे ही आ रहा हूँ तो यहाँ पर सेव लिख के आ रहा है और कंट्रोल प्लस एस भी लिख के आ रहा है, जो कि इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इस तरफ का जो है वो हमसे पूछा था, ये वाला रिलोड हो जाता है, ठीक है। रिपीट डॉट क्लोज कंट्रोल प्लस वाई का इस पर यूज करते हैं, ठीक है। तो रिपीट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, ये देखिए बार बार जो है वो कोई चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, तो इसे बोलते हैं रिडो। अंडो होता है कंट्रोल प्लस चैट से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, CPU, CD, मॉनिटर। आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसे हम कंप्यूटर का ब्लॉक है। की कीबोर्ड के शीर्षतम बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां होती है, क्या कहलाती है? F1 से लेके 9 F12 तक होती हैं ये, और इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन की। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ये भी आसान सा ही प्रश्न पूछा गया। पेज ओरिएंटेशन निम्न हो सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो ही तरह के होते हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 17 क्वेश्चन थे, 17 में से आप मान के चलिए कि 14 से 15 क्वेश्चन आपको MS एक्सेल और MS वर्ड में से देखने को मिलते हैं। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा सा कोई किताब भी खरीद सकते हो। अगर आपको MS एक्सेल की, MS ऑफिस की कोई बुक मिल जाती है तो उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए 17 नंबर है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे आपको आसान लगेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो पढ़ोगे। क्वेश्चन है यहाँ पर MS वर्ड 2007 में अप एरो की कर्जर की निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाएगा? जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि ये इस तरीके के आपको एरो देखने को मिलते हैं,
ये 4 तरह की होती हैं, इसे बोलते हैं अप एरो। ठीक है, जो कि ऊपर की दिशा में ले जाता है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ऊपर की ओर ले जाता है, ये हमारा हो जाएगा राइट साइड, राइट एरो बोलते हैं जिसे एरो, और इसे बोलते हैं लेफ्ट एरो, और इसे बोलते हैं डाउन एरो, जो कि नीचे की तरफ ले जाता है, डाउन एरो। ओके, और इस तरफ राइट की तरफ, वही लेफ्ट की तरफ। ये 4 तरह के एरो आपको देखने को मिलेंगे। अप एरो भी पूछा गया था, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन। ये किसके उदाहरण हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज मीडिया या आउटपुट डिवाइस। तो ये सारे ही आपको इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड हो गया, आप कीबोर्ड कंप्यूटर पे यूज करते हो, तो क्या करते हो, जब भी आप कोई की प्रेस करते हो देन उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाओगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो इनपुट आउटपुट। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, एमएस वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें कौन सी की दबानी पड़ती है, एंड, डिलीट, होम या एंटर। जब भी आप एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ लिख देते हो और देन उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है, तो आप क्या करते हो, एंटर का यूज करते हो। सभी ये तो नॉर्मली आप यूज भी करते होगे, वैसे भी करते होगे, एमएस वर्ड में ही नहीं बल्कि आप नोट पे भी लिखते हो या पावर पॉइंट पे भी लिखोगे, तब भी आपको एंटर दबा के जो है वो नेक्स्ट जो है वो रो में आपको देखने को मिल जाता है, और वहां से नया पैराग्राफ आप शुरू कर देते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू को कहा जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड इफेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉन्ट इफेक्ट। ये फॉन्ट इफेक्ट होता है, याद रखना है। सुपर स्क्रिप्ट हो गया, आउटलाइन हो गया, और बात की जाए स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में, एमएस एक्सेल 2007 में एक्सेल अपने आप से एक सीमा तक बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है, और यह निर्धारित कर सकता है कि एक सेल की कौन सी रो या कॉलम को समड यानी जोड़ना है। इस फीचर को क्या कहा जाता है। देखिए अपने आप अगर कोई भी चीज करती है कंप्यूटर, तो वो ऑटो होता है। जैसे आप किसी भी जो है वो फंक्शन का यूज करते हो तो ऑटो मोड कर देते हो, ठीक है, तो वो अपने आप जो है वो, जैसे आप कोई मोबाइल को ही मान लो, अगर ऑटो पिकअप कर लोगे कॉल का, तो वो अपने आप फट जाता है। तो वैसे ही है यहाँ पर, अपने आप बुद्धिमानी भरा से निर्णय लेता है, तो वो उसको क्या करेगा, यानी जोड़ना है उसको। तो इसमें कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा, तो देखिए ऑटो एग्जीक्यूट, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या ऑटो मोड। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑटो सम, क्योंकि जोड़ने की बात की गई है तो ऑटो सम का यूज किया जाएगा। ओके, तो ऑटो करेक्ट का होगा, देखिए यहाँ पर AUTO यहाँ पर ये लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो ऑटो करेक्ट जो होता है वो ऑटो करेक्ट, जो भी कोई स्पेलिंग हो तो वो करेक्ट करने में हमें मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला दर्ज करने से पहले डैश प्रतीक दर्ज किया जाता है। अगर आपने मेरे कंप्यूटर के वीडियो देखे होंगे जो CPCT के भी हैं, और वैसे भी यहाँ पर भी मैंने जो 5 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि जब आप MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करते हो तो सबसे पहले क्या लगाते हो, इक्वल टू लगाते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी इक्वल टू से ही जो है वो फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 में सेल्स को होल्ड करता है। क्या करता है, केवल फॉर्मूला को, केवल सिंगल वैल्यू को, केवल लेवल को, या उपरोक्त सभी को। तो ये सारे ही जो है वो होल्ड कर सकता है। सेल क्या होता है, एक रो और एक कॉलम से मिलके जो है वो, बात की जाए तो रो और कॉलम को मिला के इस तरीके का जो है, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल 2007 में एक स्लैश या हाइप चिन्ह, ठीक है, हाइप चिन्ह जिसे माइनस चिन्ह को डैश, कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरीके का साइन होता है। तो वही बोला गया है कि ये डैश जो है वो अगले करने की प्रवृत्ति किया जा सकता है, केवल दिन में, उपरोक्त सभी में, केवल महीने में या वर्ष में। तो ये सभी में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि मान लो कोई डे है तो डे में अंदर लगता है, मंथ में लगा दोगे 4 2, इस तरीके से आप देखोगे, तो यहाँ पे ईयर में लग गया, मंथ में लग गया, दिन में लग गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, सभी के लिए जो है ये यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, MS एक्सेल 2007 में डैश फीचर उपभोग फीचर आपको रो और या कॉलम को सेलेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें लेबल शामिल होते हैं, जिन्हें आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप और या बाएं साइड पर दोहराना चाहते हैं।
ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर रेफरेंस टाइल्स, प्रिंट एरिया या व्यू टाइल्स। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स जो रहती हैं ये फीचर होता है जो आपको रो और या कॉलम को सेलेक्ट करने की अनुमति देता है और जिसमें लेवल शामिल होती हैं। लेवल आपको पता होता है एक ऊपर होती है और एक नीचे रहती है, ठीक है, टॉप पे, और एक जो है वो साइड में रहती है नीचे। तो ये दोहराने का जो है वो काम करता है, ये प्रिंट टाइल्स होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना डैश होता है। भाई प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है, पर एड्रेस कौन सा होता है? लोकल होता है, पोर्ट होता है, डिस्टिंक्ट होता है या परमानेंट होता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एड्रेस जो रहता है जिसे विशिष्ट पता बोलते हैं। देखिए हर एक रो और कॉलम का जो है एक विशिष्ट पता होता है, ठीक है, तो वही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की। भाई पूरे को सेलेक्ट करना है आपको, तो किस कुंजी का आप यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए या शिफ्ट प्लस स्पेस बार? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का जो है वो यूज किया जाता है। वैसे तो आपको कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं पूरा सेलेक्ट करने के लिए, तो इसे भी याद रखिए, कंट्रोल प्लस ए का। ओके। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको की जानी वाली शॉर्टकट की। कोई डॉक्यूमेंट है MS वर्ड में, नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? अल्ट प्लस डी, अल्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस एन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2010 में फाइंड कमांड टेक्स्ट को खोजने में हमारी मदद करता है। टेक्स्ट को, केवल समीकरण को, उपरोक्त सभी को या केवल इमेज को? तो यह केवल टेक्स्ट हो गए, उसको जो है वो इसी ऑप्शन के हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा फाइंड कमांड का। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब होते हैं? 7, 9, 6 या 4 रिबन टैब होते हैं। दरअसल आपने देखा होगा रिबन जो पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो वो 7 होते हैं दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में अधिकतम जूम वैल्यू कितनी होती है? जो डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड में, अगर आपको उसको जूम करना है तो आप कितना कर सकते हो? 100%, 250%, 500% या 300%? इसका आंसर हो जाएगा 500% तक। ओके, तो 500% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, सभी को पता होगा रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी जो है वो फुल। हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ के बाद जी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। उसके बाद बात की जाए तो एल, कंट्रोल प्लस के एल, फिर उसके बाद एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी के बाद क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, फिर उसके बाद आर, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस के बाद यहाँ पर टी आएगा, और कंट्रोल प्लस टी के बाद यू, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी डब्ल्यू। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस यहाँ तक देखा डब्ल्यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू एक्स, कंट्रोल प्लस वाई और
कंट्रोल प्लस जेड। तो ये आपको कंट्रोल के साथ याद रखेंगे, एक एक करके हम सारे ही देखेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस ए का जो है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं, अगर हमें जो भी एलिमेंट है पेज में तो हमें सेलेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए, ओके, सेलेक्ट करने के लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। अगर हमें कंट्रोल प्लस वी की बात करें तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट रहते हैं उनको बोल्ड करने के लिए आपको जो है वो कंट्रोल प्लस वी का, अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज करोगे, जिससे जो भी आप कॉपी करना चाहते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या पेज हो या कुछ भी हो, तो कॉपी कर सकते हो या फाइल हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस डी की डिफॉल्ट जो फॉन्ट सेटिंग होती है उसको बदलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग के लिए, ओके। कंट्रोल प्लस ई ये अलाइनमेंट होता है। अगर आपने जो है वो जैसे कि टेक्स्ट को हमें केंद्र में लिखना है, बीच में सेंटर में लिखना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करोगे तो आपको सेंटर में वो लिख जाएगा। तो टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ की बात करता हूँ तो ये फाइंड के लिए हम यूज करते हैं। फाइंड के लिए और भी की रहती है, फंक्शन की भी रहती है। तो अगर हमें कोई भी फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, तो फाइंड। कंट्रोल प्लस जी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस जी आपको सीधा, जो सीधे किसी पेज पर पहुंचने के लिए, यानी गो टू के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गो टू लिख देता हूँ, या फिर आपको लिखा मिल सकता है कि किसी पेज पर, सीधा किसी पेज पर पहुंचने के लिए, ओके। एच की अगर मैं बात करता हूँ तो एच का हम यूज करते हैं शब्द को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस के लिए यूज होता है, रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। और ये हम कंट्रोल प्लस आई की बात की जाए तो टेक्स्ट को जो फॉन्ट होते हैं, जो अलाइनमेंट फॉन्ट वगैरह, इटैलिक जैसे कि हम बात करते हैं, तो इटैलिक के लिए अगर टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है तो इसके लिए इटैलिक। वही बात की जाए तो कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं जस्टिफाई के लिए, ओके। पैराग्राफ को अगर हमें जस्टिफाई करना है तो इसके लिए हमें यूज करेंगे, तो जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस के की अगर मैं बात करता हूं तो अगर हमें पेज में कोई लिंक ऐड करना है, जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं, तो उसके लिए तो हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक के लिए। और अगर मैं एल की बात करता हूं तो कंट्रोल प्लस एल जो है वो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए, ओके, याद रख लेना। देखिए ये जो रहेगा आपके सभी के लिए रहेगा, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 4 की कर रहे होगे, एआरआई, जहां पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, सब जगह आपको ये चीजें तो देखने को मिल ही जाएंगी, ओके। वहीं मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस एम की, तो इंटेंट बढ़ाना है हमें तो उसके लिए करते हैं, तो इंटेंट बढ़ाने के लिए, ओके, इंटेंट बढ़ाने के लिए। और अगर हमें न्यू फाइल जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, तो न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल। ओ की बात की जाए तो हमें ओपन करने के लिए, कोई फाइल ओपन करना है तो उसके लिए, फाइल ओपन के लिए। कंट्रोल प्लस की बात की जाए तो ये हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, प्रिंट के लिए। और कंट्रोल प्लस क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो कंट्रोल प्लस क्यू की बात करना है तो जो इंटेंट होता है उसको समाप्त करने के लिए, इंटेंट समाप्त के लिए, समाप्त करने के लिए, ओके। कंट्रोल प्लस आर, देखिए ये सभी के सभी आपको याद होना ही चाहिए, चाहे आप रट्टा मारो, कुछ भी करो, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनमें से छोड़ दो, अभी और भी की बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने आपको कंट्रोल के साथ जो है वो की बताई है। जैसे फंक्शन की होती है तो वो भी हम देखेंगे, 12 फंक्शन की होती है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हम किस लिए करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, राइट अलाइन के लिए।
और कंट्रोल प्लस एस का हम करते हैं सेव के लिए, है ना, सेव के लिए। और कंट्रोल प्लस टी की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज पर हेडिंग इंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, पेज पर हेडिंग हेडिंग HEA हेडिंग इंटेंट बढ़ाने के लिए ओके। कंट्रोल प्लस यू की बात करता हूँ तो अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं हम, अंडर लाइन के लिए यूज करोगे। और कंट्रोल प्लस वी की बात की जाए तो इसे हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई कॉपी की है या कट किया हुआ है तो हम उसको अगर कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करता हूँ तो डब्ल्यू जो है वो फाइल को क्लोज करने के लिए, अगर हमारी कोई फाइल खुली है तो उसको मुझे क्लोज करना है तो फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज के लिए, ठीक है। आगे कंट्रोल प्लस एक्स, ये हम किस लिए, कट के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट को कॉपी को टेक्स्ट करना है या कुछ भी कट करना है तो आपको देखने को मिल जाए। कंट्रोल प्लस बाई की बात करता हूँ तो रिड्यू के लिए इसका यूज करते हैं, रिड्यू, ओके। और कंट्रोल प्लस जेड के लिए अंडो के लिए, तो ये हमारी कंट्रोल के साथ हो गई। जितनी भी की है ये कंट्रोल के साथ है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ आगे ना बढ़ते हुए। देखिए फंक्शन की बात करता हूँ तो F1 एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, F2 हो जाती है इम्पोर्टेंट, F4 हो जाती है इम्पोर्टेंट, F5 हो जाती है, F7 हो जाती है, F12 हो जाती है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारी पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी में इतना जो है वो आपको याद होना ही चाहिए। तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज एफ फंक्शन की एफ का यूज, टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12 ही होती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो फंक्शन F1 की बात की जाए तो ये हेल्प के लिए यूज करते हैं हम, हेल्प के लिए, ओके, हेल्प के लिए। और F2 की बात की जाए तो रीनेम करना है हमें, रीनेम, कोई फाइल है उसका रीनेम करना है तो उसके लिए। F4 की बात की जाए तो जो अंतिम जो हमारा एक्शन होता है इसको हमें रिपीट करना है, ठीक है ना। जैसे रिड्यू था तो वो हमने जो है वो जो हमारा अंडो होता है तो ये हमारे क्या होते हैं, रिपीट करने वाले होते हैं एक्शन को। तो वैसे ही हम F4 का यूज करके तो अंतिम एक्शन को दोहराने के लिए, अंतिम एक्शन दोहराने के लिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी। F5 की बात की जाए तो फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, गो टू हो गया, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ओके। F7 की बात की जाए तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग को अगर हमें चेक करना है तो हम इसका यूज करेंगे F7 का, और ये होता है सेव एज के लिए। तो ये हमारी फंक्शन की होती है, ओके। आगे अब हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज कहाँ पे करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल प्लस F2 का यूज कहाँ पे करते हैं तो वो हो जाता है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 का, तो इसका यूज कहाँ पे करोगे आप। इसकी यूज की बात की जाए तो रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, जो हमारा रिबन रहता है आपने देखा होगा MS वर्ड में, तो ये मैंने उस पर ऑलरेडी सारी चीजें बनाई हुई है। रिबन में आपको बहुत सारे होम वगैरह, इंसर्ट, ये टैब देखने को मिलते हैं। तो उसको हमें अगर मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज करोगे। तो रिबन को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने के लिए, ओके। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 इसका कहाँ पे करोगे, जो भी हम प्रिंट देते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस टी से हम प्रिंट देते हैं, अगर मुझे उससे पहले प्रीव्यू देखना है उसका कि भाई वो कैसा आएगा तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करोगे। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए ना, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रीव्यू, प्रभु नहीं, प्रीव्यू के लिए, ओके।
आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसका कहाँ पे करोगे, तो इसकी बात की जाए तो ये आपको फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, जो हमारा फॉर्मेट है, टेक्स्ट का कोई फॉर्मेट है, तो उसको हमें कॉपी करना है और दूसरे पे अप्लाई करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनका हमें फॉर्मेट नहीं पता है और हम कहीं से कॉपी करके नहीं लिख देते हैं, लेकिन हमें सारा फॉर्मेट, जो डॉक्यूमेंट है हमारा, सभी का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट हमें कैसे पता करेगा, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमें कॉपी करना है तो उस पर जाएंगे, कंट्रोल प्लस सी प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे, तो वो फॉर्मेट वहां से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, ओके, फॉर्मेट कॉपी, और फॉर्मेट को हम अगर हमें पेस्ट करना है दूसरी जगह, तो सी की जगह क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। जैसे हम कंट्रोल प्लस सी का कॉपी के लिए करते हैं और कंट्रोल प्लस सी का शिफ्ट के पेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट लगा हुआ है तो फॉर्मेट जोड़ देना आप। तो यहाँ पर बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए। ओके, ये समझ आना, इतना सेम ही लिखा हुआ है। उसके बाद की जाए तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, ये एंड नोट के लिए होता है, एक फुट नोट के लिए होता है। तो मैं फुट नोट के लिए पहले बता देता हूँ। तो देखिए फुट नोट की ये बात की जाए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, तो एफ मतलब फुट नोट के लिए आप कर सकते हो, फुट नोट के लिए। और वही बात की जाए तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, तो ये एंड के लिए रहेगा, एंड नोट के लिए रहेगा। ओके, आगे होम टैब होते हैं, एंड टैब होते हैं, ये भी हम बहुत बार देखते हैं, कई बार पूछ ले जाता है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में जाना है तो उसके लिए हम किस का यूज करोगे, किस की का यूज करोगे, तो होम के लिए यूज करते हैं। होम, होम कहाँ पे करते हैं, हमें होम की बात की जाए तो लाइन के प्रारंभ में कर्सर पहुंचाना है हमें। ठीक है, लाइन के प्रारंभ में, लाइन के प्रारंभ में कर्सर पहुंचाना, ओके, या शुरुआत में आना, आप जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो इसको। ठीक है, एंड, और भाई एंड है तो एंड में जाने के लिए हम यूज करेंगे तो ई एंड डी, एंड। ओके, तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम लाइन पर जाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रारंभ था, ये सेम रहेगा, बस अंतिम में यहाँ पर जोड़ देता हूँ, अंतिम में कर्सर पहुंचाने के लिए। ओके, तो ये आप समझ में आ गया होगा, इतना सा है ये। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम होता है एक, और एक होता है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस होम का बात करते हैं डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर का पहुंचाना। देखिए लाइन अलग चीज होती है और डॉक्यूमेंट अलग होता है। ठीक है ना, अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट है और उसमें बहुत सारी फाइल जो है वो इंक्लूड है और मुझे शुरुआत में जाना है उस डॉक्यूमेंट के, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा, तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचना, पहुंचना या कर्सर पहुंचना, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत में। ओके, अंत में। आगे आगे देखा जाए तो स्पेस बैक होता है, बैक स्पेस होता है एक, ठीक है ना, और डिलीट होता है। तो ये भी आपको, जो अक्षर होते हैं, तो कर्सर के पहले अक्षर को मिटाने के लिए, बाद के अक्षर को मिटाने के लिए हम जो है इनका यूज करते हैं। तो बैक स्पेस, बैक स्पेस होता है, और एक होता है डिलीट, डिलीट। ओके,
तो इसमें हम देखा जाए तो बैक स्पेस के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हमें डॉक्यूमेंट के जो कर्जर है उसके पहले अक्षर, जैसे कि कर्जर जो है वो कहीं पे लगा हुआ है, तो कर्जर के पहले का अक्षर है जो है वो हमें मिटाने के लिए, कर्जर के पहले अक्षर मिटाना। और इसमें क्या हो जाएगा, बात की जाए तो कर्जर के बाद का अक्षर मिटाना, कर्जर के बाद का अक्षर मिटाना। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग सही चल रही है, चलो सही है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आगे हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होता है, कंट्रोल प्लस डिलीट होता है। बैक स्पेस डिलीट हमने देख लिया, अब मैं आपको कंट्रोल की के साथ इसका यूज बताऊंगा। ठीक है, तो बस उसका उल्टा हो जाएगा, सीधा सा है। जैसे बैक स्पेस का हम क्या करते थे, कर्जर के पहले अक्षर मिटाने के लिए अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करूंगी तो कर्जर के पहले के शब्द को मिटाना है। ठीक है ना, वहां अक्षर था, ठीक है ना, लेटर थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा वर्ड या शब्द मिटाने को देखने को मिल जाएगा। तो मुझे एक नहीं पूरा शब्द ही हटाना है वहां से, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा मैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ओके, बैक स्पेस। तो इसमें क्या करेंगे, हमें कर्जर के पहले शब्द को मिटाना। ओके, और इसी तरीके से हम कंट्रोल प्लस डिलीट की बात, डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। ओके, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट में कर्जर के बाद के शब्द को मिटाने के लिए, कर्जर के बाद के शब्द को मिटाना। ओके, आगे अगर मैं देखूं तो शिफ्ट प्लस F7 का आपने सुना होगा, जिसे हम थिसरर बोलते हैं। थिसरर का हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये मैंने उसमें बताया हुआ आपको। जो सिनोनिम्स हो गए, इंटोनिम्स हो गए, इनको अगर हमें फाइंड करना है, कोई शब्द है जैसे कर्जर लिखा हुआ है तो इसका मुझे सिनोनिम्स या इंटोनिम्स, इसकी जगह दूसरा लिखना है मुझे सिनोनिम इसी का, तो वहां से जो है वो थिसरर के माध्यम से जो है वो यूज करते हैं। ठीक है ना, F7 का हम कहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए यूज करते थे, लेकिन ये जो है वो शिफ्ट प्लस F7 जो है वो आपको थिसरर के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं शिफ्ट प्लस F7, जो कि आपको थिसरर। ओके, आगे बात की जाए तो अगर हमें कोई पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए हम किस की का यूज करोगे, तो कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर आप दबाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, पेज ब्रेक, ब्रेक के लिए। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस अप एरो होता है, डाउन एरो होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, तो कर्जर को हमें प्रारंभ में जाना है, तो पैराग्राफ के अगर प्रारंभ में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो का दबाएंगे। अंतिम में जाना है पैराग्राफ के तो हमें कंट्रोल प्लस डाउन एरो को दबाना है। तो इसके लिए हम इनका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस अप एरो होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो होता है, ओके। तो इसका यूज करते हैं पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए, पैराग्राफ के प्रारंभ में और पैराग्राफ के अंतिम में। आगे
कंट्रोल डाउन एरो हो गया है लेफ्ट और राइट, कंट्रोल ये हो जाएगा लेफ्ट कंट्रोल और ये हो जाएगा राइट एरो। ओके, एरो और लगा देंगे वरना समझ में ही नहीं आएगा कि किस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है ना साइन, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट में ऐसा ही रहेगा। ओके, और राइट की बात की जाए तो इसमें ऐसा हो जाएगा, डाउन ऐसा होगा और ये ऐसा होता है साउंड। ठीक है तो ये हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट ऐसा हो जाएगा, राइट ऐसा हो जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, राइट इस तरफ होता है। आगे तो इसका लेफ्ट की बात की जाए तो कर्सर के बाईं ओर, बायां मतलब होता है लेफ्ट, और एक शब्द पर जाने के लिए कर्सर के लेफ्ट साइड शब्द पर जाने के लिए या वर्ड पर जाने के लिए, शब्द पर जाने के लिए। ओके, और कंट्रोल प्लस राइट एरो की बात की जाए तो सेम ही है, बस यहाँ पर राइट साइड कर देना आप, राइट साइड। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे अप एरो डाउन एरो, ठीक है, ये तो हमने कंट्रोल के साथ देखी, लेकिन अप एरो हो गया, डाउन एरो हो गया, लेफ्ट एरो हो गया, राइट एरो हो गया, तो इनका यूज हम क्या करेंगे। तो जैसे कि राइट एरो होता है तो कर्सर का एक अक्षर दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए, अगर हमें कोई जो कर्सर है, कर्सर को एक अक्षर है तो उसके दाईं ओर हमें शिफ्ट करना है। जैसे कि अक्षर मतलब होता है लेटर, समझ में आ जाएगा, लेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट एरो, लेफ्ट एरो, राइट लेफ्ट, ठीक है, और अप और डाउन, अप एरो हो जाएगा और डाउन एरो हो जाएगा। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, इनको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा तो वहां से आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे, बाकी इतना तो आप समझ चुके हो। अब इसमें आप देखोगे ये हमें कहाँ पे ले जाना है, कर्सर को एक लेटर दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए, कर्सर को एक अक्षर दाईं ओर शिफ्ट करना। ओके, इसमें भी मैं बस लेफ्ट लगा दे रहा हूँ, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कर्सर को एक अक्षर बाईं ओर मतलब लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, दायां मतलब होता है राइट साइड, दायां मतलब राइट साइड, समझ में आएगा। अप मतलब ऊपर हो जाएगा, तो कर्सर को ऊपर की लाइन पर शिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऊपर की लाइन शिफ्ट करना, ठीक है ना, कर्सर को, और इसमें जो है वो डाउन हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। ओके, आगे अब कंट्रोल के तो साहब देखा कि कंट्रोल अगर मैं अप एरो दबाता हूं तो पैराग्राफ के प्रारंभ में पहुंच जाऊंगा, लेकिन शिफ्ट के साथ इसकी क्रिया जो है वो अलग हो जाती है। ओके, देखिए, तो अब हम शिफ्ट के साथ देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जिससे आपको कहीं और ना भगना पड़े। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो।
अब एक एक करके हम समझते हैं। ये कंट्रोल के साथ नहीं है, ध्यान रखना, ये शिफ्ट के साथ है। तो अगर मुझे शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट एरो दबाता हूँ तो राइट तरफ एक अक्षर सेलेक्ट करने के लिए, एक अक्षर को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो हमें राइट साइड, ठीक है। तो राइट तरफ एक अक्षर सेलेक्ट करना है, राइट तरफ एक अक्षर या लेटर, ठीक है, लेटर सेलेक्ट करना है। ओके, आगे अब इसी में आपको बस क्या करना है, राइट की जगह लेफ्ट कर देना है, तो हमारा जो है वो शिफ्ट के साथ लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट, बाकी सब सेम ही रहेगा। आगे डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा, तो ऊपर कर्सर के ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अप की बात की जाए तो कर्सर से ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करना है, कर्सर से ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करना। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कर्सर से नीचे की लाइन, कर्सर से नीचे की लाइन तक सेलेक्ट करना। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें कोई टाइम हो गया, डेट हो गया, केस को चेंज करना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। ये तो वैसे बहुत सारी हैं, सारी ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल भी ऐसा मान के नहीं चल सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे या ऐसा कुछ है। भाई शॉर्टकट की है, आपको भी पता है, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन होता जा रहा है। तो जो एग्जामिनर रहता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, तो वो भी सोचते हैं कि कुछ नया दिया जाए। अब कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए सभी को चीजें पता होती है, किसको नहीं पता है, शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जिसको नहीं पता होगा। ओके, और नहीं पता है जिसको, तो अब जान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे करंट की डेट इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी दबाऊंगा, तो ये करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी, करंट डेट के लिए, ठीक है, करंट डेट इंसर्ट करना। और अगर मुझे शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस, अब मुझे टाइम करना है तो टी करूंगा, बस डी की जगह टी कर दूंगा तो टाइम हो जाएगा। और ये सब सेम रहेगा, तो टाइम बस मैं लिखूंगा यहाँ पर, और ये सब सेम। ओके, आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। अब आ जाते हम, अगर मुझे कोई शब्द को सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करके भी जो है वो डबल क्लिक करूंगा उस पर तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 3 बार क्लिक करता हूं तो जो पैराग्राफ है पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक करने पर क्या होगा, मुझे ये क्लिक है ना कि क्लिक, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिपल। तो इसमें क्या रह जाएगा, किसी शब्द को सेलेक्ट करना, शब्द को सेलेक्ट करना, और यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पर मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे कौन सी की दबानी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल+C
शिफ्ट प्लस F6 ये मैं दबाऊंगा तो क्या होगा कि एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, लेकिन मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें उस पर पहुंचना है उसी में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 जो है दबाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट से एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए ठीक है। आगे आगे बात की जाए तो बहुत सारी अभी थोड़ी और की बची हुई है, जैसे कि कंट्रोल प्लस F है, तो मैं उससे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट है बंद करना है मुझे, तो उसके लिए तो मैं नेक्स्ट हो रहेगा कंट्रोल प्लस F4 डॉक्यूमेंट को बंद करना, ओके, F4 के साथ, ठीक है। कंट्रोल प्लस F4 अगर मैं दबाता हूँ तो वहां से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्लस W अगर मैं दबाता हूँ तो फाइल क्लोज हो जाएगी। देखिए डॉक्यूमेंट और फाइल में अलग अंतर होता है, फाइलों से मिलकर, बहुत सारी फाइल हैं तो उनसे मिलकर जो है वो डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है ना, फाइल होती है। तो ये सब चीजें हैं, तो दोनों को जो है वो रिलेट करके अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें याद करना है आपको, हड़बड़ाहट नहीं करना है, डेली रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आगे अगर मैं शिफ्ट प्लस होम दबाता हूँ, शिफ्ट प्लस होम बटन दबाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो लाइन को अंत से प्रारंभ कर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, लास्ट से, ठीक है ना, प्रारंभ से नहीं, ऐसे कोई लाइन है ये, और मुझे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो मुझे लास्ट से सेलेक्ट करना है यहाँ तक, ठीक है ना, और प्रारंभ से अंत तक सेलेक्ट करना है तो वो उसके लिए एंड यूज होगा। तो बस यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंड करोगे तो अलग अलग चीजें होती हैं दोनों में। तो इसमें क्या हो जाएगा, होम में अंत से प्रारंभ तक, ठीक है, अंत से प्रारंभ तक लाइन को अंत से प्रारंभ तक सेलेक्ट करना, और लाइन को प्रारंभ से अंत तक सेलेक्ट कर, समझ में आ गया, ओके। अब आ जाते हम कंट्रोल प्लस ओ की बात की जाए, फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ तो मैं आपको बता ही चुका था शुरुआत में, लेकिन अगर वो कोई दूसरा तरीका है तो वो भी हम यूज करते हैं। देखिए यहीं पर मैं आपको तीनों चीजें लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ हो गया, कंट्रोल प्लस F12 हो गया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2, इन सब का यूज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इन सब के माध्यम से आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को ओपन करना, ठीक है। अगर हमें फॉन्ट को साइज को बढ़ाना है, डिक्रीज करना है, तो वैसे मैंने आपको MS वर्ड का जब लेक्चर दिया था कंप्लीट तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें सेपरेट मिलेंगी तो आ जाएगा। जैसे फॉन्ट को साइज को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये डिक्रीज वाला साइन होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, फॉन्ट साइज कम करना, ठीक है ना। यदि फॉन्ट साइज हमें 12 से कम है तब हमें क्या होगा, -1 पॉइंट जो है वो छोटा रहेगा, अगर 12 से ज्यादा है तो -2 पॉइंट छोटा रहेगा। तो वो तो आपसे नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रख लेना फॉन्ट साइज कम करने की। कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन का साइन होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ाना। ओके, चलिए आगे बात की जाए तो लाइन का स्पेस वगैरह का भी आपसे पूछा जाता है कि लाइन में अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करो। तो जैसे कि मैं Ctrl+1 दबाता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन स्पेस आ जाएगा। और अगर मैं Ctrl+2 दबाता हूँ तो डबल लाइन स्पेस आ जाएगा। और Ctrl+5 दबाऊंगा तो 1.5 लाइन स्पेस आ जाएगा। तो ये सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस, और ये हो जाएगा डबल लाइन स्पेस, और ये हो जाएगा 1.5 लाइन स्पेस। ओके, आगे थोड़ा और बचिए क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें सारी चीजें कवर करनी है। ऐसा मत सोचना कि आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपकी किस्मत खराब रही तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका लक आपके साथ है तो जहां पर आप कहते हैं ना कि एक, अगर आपके लक आपके साथ है तो जहां पर आपका बल्ला घूमता है ना वहां पर आपको बॉल पड़ेगी, तो वो छक्का जाता है। तो भाई लक होता है, एक अलग चीज होती है। और आपका अगर आपको सारी चीजें आती हैं तो आपका लक आपके साथ खुद चलेगा। आगे अगर मुझे रेगुलर साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल होती है एक रेगुलर, ठीक है ना, तो वो डिफॉल्ट ही रहता है, उसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं आता है। और डिफॉल्ट जो साइज रहता है वो लेटर के फॉर्म में रहता है, तो वो तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज स्टाइल हो जाता है। और पेपर साइज होता है वो रेगुलर ही रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर देखना है या करना है तो व्यू हो गया, हाइड करना है कौन से, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, तो वो हम किससे करेंगे, Ctrl+Shift+, तो इससे क्या करेंगे हम, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। आगे Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन अगर मुझे लगाना है, देखिए Ctrl+U का आपने देखा होगा कि हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मुझे डबल अंडरलाइन लगानी है तो Ctrl+Shift+D का यूज करूंगा मैं। तो Ctrl+Shift+D, डी है ये ना कि पी, ठीक है, डी। तो ये हम करेंगे डबल अंडरलाइन के लिए। और नेक्स्ट जो बचता है वो बचता है लास्ट, जो कि हम जूम इन और जूम आउट के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो हम जो Ctrl+ अगर माउस का व्हील होता है, माउस यूज करते हो, टच पैड की बात अलग है, माउस यूज करते हो तो उससे अगर हम कंट्रोल दबाओगे, Ctrl+ जो माउस का व्हील होता है, माउस व्हील, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जूम, डॉक्यूमेंट को जूम करना, आउट करना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जूम इन और आउट। ओके, तो इतनी सारी आपको कंट्रोल की पता होना चाहिए। MS वर्ड में सारी की सारी मैंने लिखवा दी हैं, इन सभी को आपको रिवाइज करना है। कंट्रोल के साथ जितनी भी की हैं, शिफ्ट के साथ जितनी भी की हैं, Ctrl+Shift के साथ जितनी भी की हैं, और फंक्शन की हो गई, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज के लेक्चर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को प्रॉपर जारी रखना। ये सब